नमस्ते। मैं डॉक्टर जितेंद्र कुमार साहू, अतिथि व्याख्याता, शासकीय महामाया महाविद्यालय रतनपुर। आज के इस वीडियो में मैं एमए इतिहास चतुर्थ सेमेस्टर पेपर तृतीय विषय भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का इतिहास सन 1922 ईस्वी से 1947 ईस्वी तक इकाई 5 के अंतर्गत भारत विभाजन की भूमिका पर चर्चा करूंगा। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भारत में पहले तो अंग्रेज व्यापार करने के उद्देश्य से व्यापारी बनकर आए थे, लेकिन आगे चल कर के अपनी कूटनीति और साहस के द्वारा उन्होंने धीरे धीरे सारे भारत पर अपना अधिकार कर लिया और वर्षों तक भारत को अपना गुलाम बनाकर भारत पर अपना शासन करते रहे। भारत को स्वतंत्रता से मुक्त नहीं करने के लिए अंग्रेज़ों ने एक तो फूट डालो और शासन करो की नीति को अपनाया और दूसरा भारत में सांप्रदायिकता को भी अत्यंत ही बढ़ावा दिया। और अंग्रेज़ सरकार सांप्रदायिकता को आड़ लेकर भारत को स्वतंत्र करने के पक्ष में बिल्कुल नहीं थे। वे यही चाहते थे कि भारत हमेशा उनके अंग्रेज़ी साम्राज्य का एक अंग बनकर रहे, अर्थात वे भारत को अपना गुलाम बनाकर ही रखना चाहते थे और भारतीयों का शोषण करना ही चाहते थे। भारत विभाजन के लिए अंग्रेज़ सरकार की नीतियाँ, तात्कालिक परिस्थितियाँ आदि ऐसे कई कारण थे जिन्होंने भारत के विभाजन में सहायता दी। अंग्रेज़ सरकार भारतीयों में बढ़ रहे राष्ट्रीयता की भावना और उनके भीतर जो उठ रहे थे स्वतंत्रता प्राप्ति की जो लहर थी, उसको दबाने के लिए समय समय पर ऐसे कई तरह के अधिनियम बनवाए और कई तरह की योजना भी लागू करने का प्रयास किए, जिससे भारत की राष्ट्रीयता कमज़ोर हो जाए और भारत की एकता और अखंडता समाप्त हो जाए। तो इस कड़ी में जैसा कि हम जानते हैं कि सन 1909 ईस्वी का मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम, जिस अधिनियम के द्वारा भारत में पृथक सांप्रदायिक चुनाव प्रणाली को लागू किया गया और यहाँ से भारत में सांप्रदायिकता का विकास उत्तरोत्तर बढ़ता जाता है। हिंदू और मुसलमानों में भेद डालने में सफल होते जाते हैं और इसके साथ ही विभिन्न संप्रदायों की एकता को भंग करने का भी प्रयास वे करते रहते हैं। उसके बाद 1919 ईस्वी का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम आया। इसमें भी सांप्रदायिक चुनाव प्रणाली को और बढ़ावा दिया गया और इसी क्रम में आगे चल के फिर इंग्लैंड की सरकार ने सांप्रदायिकता को बढ़ाने के लिए कांग्रेस और लीग में फूट डालने के लिए विभिन्न संप्रदायों में एकता को भंग करने के लिए फिर 1928 में साइमन कमीशन को भारत भेजा। उसके बाद फिर आगे चल के गोलमेज सम्मेलन हुआ, वहाँ भी उन्होंने सांप्रदायिकता को दूर करने का प्रयास अंग्रेज़ सरकार ने नहीं किया। उसके बाद सन 1932 में इंग्लैंड के प्रधानमंत्री
मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक समझौता की घोषणा किया और इसके द्वारा भी न केवल हिंदू और मुसलमानों में फूट डालने का प्रयास किया गया, अपितु विभिन्न संप्रदायों की एकता को भी भंग करने का प्रयास किया गया। विशेषकर हिंदू और हरिजन के बीच फूट डालने का इसके तहत प्रयास किया गया। इसके बाद फिर आगे चल करके तत्कालीन वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो ने 1940 में घोषणा किया, जो अगस्त प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है। उसमें भी यही सब बातें थी, फूट डालने वाली बातें थी, सांप्रदायिकता को बढ़ाने वाली बातें थी। और फिर अंत में 1942 ईस्वी में अंग्रेज़ सरकार ने क्रिप्स मिशन भारत भेजा, जिसके कारण कांग्रेस और मुस्लिम लीग में फूट और भी अत्यंत बढ़ गया और साथ ही विभिन्न संप्रदायों में जो एकता थी वो भी कमज़ोर होने लगा। तो इस तरह से देखते हैं कि क्रिप्स मिशन के आते आते तक भारत में सांप्रदायिकता का पूर्ण विकास हो चुका था और कांग्रेस और मुस्लिम लीग में भयंकर कटुता उत्पन्न हो गई थी। इस तरह से ये जो सरकार की जो नीतियाँ थी, खराब नीतियाँ, उसके कारण भारत में सांप्रदायिकता का तीव्र विकास हुआ और विभिन्न संप्रदायों के बीच जो सामंजस्य था, एकता था, वो भी टूट गया। और अंग्रेज़ सरकार चाहती भी यही थी कि यदि हमको भारत पर अपना शासन बनाए रखना है, भारत को अपना गुलाम बना के रखना है, तो यहाँ फूट डालो और शासन करो की नीति के तहत सांप्रदायिकता को बढ़ाना है, जिसमें वे लगभग सफल भी हुए। इस प्रकार से क्रिप्स मिशन की असफल इंग्लैंड लौट जाने पर उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन के प्रारंभ होने के पहले ही कांग्रेस के सभी प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार कर लिए जाने के कारण और जनता द्वारा किए गए आंदोलन का अंग्रेज़ सरकार द्वारा दमन करने के बावजूद भी भारत की राजनीतिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ था। जनसाधारण में आक्रोश पहले जैसे ही बना रहा और कांग्रेस तथा जनता को अपने अगले कदम का ज्ञान भी नहीं था। और इधर अंग्रेज़ सरकार भी कांग्रेस के विरोधी दलों को प्रोत्साहन देना आरंभ कर दिया। फलस्वरूप इस स्थिति से मुस्लिम लीग ने लाभ उठाया और जिन्ना की पाकिस्तान की मांग और भी प्रबल हो गई और इस तरह से भारत में उत्पन्न राजनीतिक गतिरोध को दूर करने का प्रयास मद्रास प्रांत के एक प्रबल एवं यथार्थवादी नेता सी राजगोपालाचारी ने किया। सी राजगोपालाचारी ने सन 1942 ईस्वी में एक प्रस्ताव कांग्रेस के समक्ष रखा, जिसमें भारत विभाजन का प्रस्ताव था, लेकिन कांग्रेस ने इसे अस्वीकार कर दिया। तत्पश्चात सांप्रदायिक समस्या को सुलझाने के लिए पुनः राजगोपालाचारी ने सन 1943 ईस्वी में एक प्रस्ताव तैयार किया और गांधी जी से स्वीकृत कराने के बाद सन 1944 ईस्वी में उसे प्रकाशित करवाया। यह प्रस्ताव इतिहास में सीआर प्रस्ताव या सीआर फार्मूला के नाम से जाना जाता है। इस प्रस्ताव की जो मुख्य बातें थी वो इस प्रकार थी। इनमें पहली बात है कि मुस्लिम लीग भारत की स्वतंत्रता की मांग का समर्थन करेगा। दूसरा, द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद एक आयोग पूर्वोत्तर और पश्चिमोत्तर क्षेत्रों को निर्धारित करेगी जहां मुसलमान स्पष्ट बहुमत में हैं और उस क्षेत्र में जनता द्वारा यह निर्णय किया जाएगा कि वे भारत में रहना चाहते हैं अथवा पृथक होना। उसके बाद इसकी महत्वपूर्ण बात एक और थी कि भारत विभाजन की स्थिति में आवश्यक विषयों जैसे प्रतिरक्षा,
सुरक्षा, व्यापार एवं संचार के लिए एक समझौता किया जाएगा। ये सभी शर्तें तभी लागू होंगी जब अंग्रेज़ भारत को मुक्त कर देंगे। इस प्रस्ताव को स्वीकार कराने के लिए श्री राजगोपालाचारी के अनुरोध पर गांधी जी ने कई नेताओं के विरोध के बावजूद जिन्ना से बातचीत करने के लिए तैयार हुए और सितंबर 1944 ईस्वी में जिन्ना से कई बार विचार विमर्श भी किया, लेकिन जिन्ना सीआर प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। और उसके अस्वीकार करने का जो कारण था उनमें एक था कि जिन्ना जो है वो पाकिस्तान में संपूर्ण बंगाल, असम, पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान और पश्चिमोत्तर प्रांत को चाहता था। इसके साथ ही वह पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान को जोड़ने के लिए एक रास्ता भी चाहता था। दूसरी बात थी कि जनमत में मुसलमानों के अतिरिक्त अन्य संप्रदायों को भी उन प्रांतों में मत देने का अधिकार था, लेकिन जिन्ना ने केवल मुसलमानों का मत ही जानने पर विशेष बल दिया। और इसके अलावा जिन्ना ने संयुक्त रक्षा, व्यापार, संचार आदि संबंधित आयोग का विरोध भी किया। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि जिन्ना पहले भारत का विभाजन चाहते थे और उसके बाद स्वतंत्रता, जबकि कांग्रेस पहले स्वतंत्रता चाहते थे और उसके बाद भारत के विभाजन के लिए बात करना चाहते थे। इसके अतिरिक्त इस तरह से जिन्ना ने इस प्रस्ताव को यह कहकर अस्वीकार कर दिया कि गाड़ी को घोड़े के आगे लगा दिया गया है। इसके अतिरिक्त गांधी जी मुसलमानों के लिए पृथक राष्ट्र के पक्ष में नहीं थे। यद्यपि वे विभाजन चाहते थे, लेकिन ठीक उसी तरह जैसे किसी संयुक्त परिवार के सदस्यों के बीच संपत्ति का बंटवारा होता है, जबकि जिन्ना मुसलमानों के लिए पृथक राष्ट्र की स्थापना करना चाहते थे। उपर्युक्त आपत्तियों के कारण जिन्ना ने सीआर प्रस्ताव को नामंजूर कर दिया और सरकार भी मुसलमानों को अपने पक्ष में रखने के लिए जिन्ना को पाकिस्तान की मांग के लिए प्रेरित कर रहे थे। अतः जिन्ना प्रभावशाली होते जा रहे थे और इसी बीच चूँकि गांधी जी भी जिन्ना से बातचीत करने के लिए जो प्रयास किए उससे भी जिन्ना की महत्व और भी बढ़ गया और उसकी पाकिस्तान की मांग के लिए वो और भी अड़ गया। इस तरह से जिन्ना ने अपने पाकिस्तान की मांग को और प्रबल बना दिया। इसी दौरान सन 1943 ईस्वी में वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो का कार्यकाल समाप्त होता है और लॉर्ड वेवेल भारत के नए वायसराय बन जाते हैं। उन्होंने भारत की स्थिति को देखते हुए मई 1944 ईस्वी में गांधी जी को रिहा करने का आदेश दिया और भारतीयों में व्याप्त जन आक्रोश, अमेरिका, रूस आदि देशों द्वारा इंग्लैंड पर डाले जा रहे राजनीतिक दबाव, द्वितीय विश्व युद्ध की स्थिति तथा जापान के विरुद्ध युद्ध में 1-2 वर्ष और लगेंगे जिसमें भारतीयों की सहायता आवश्यक है, आदि विचारों को ध्यान में रखकर लॉर्ड वेवेल ने जून 1945 ईस्वी को वेवेल योजना की घोषणा किया, जिसका उद्देश्य भारत में संवैधानिक गतिरोध को दूर करना था। और इस योजना पर विचार करने के लिए 25 जून 1945 ईस्वी में एक सम्मेलन शिमला में आयोजित किया गया, जिसमें कांग्रेस और मुस्लिम लीग के प्रतिनिधियों के अतिरिक्त अकाली दल के नेता मास्टर तारा सिंह भी थे। वेवेल ने वेवेल योजना पर विचार विमर्श करने और सम्मेलन में भाग लेने के लिए कांग्रेस कार्यकारिणी समिति के सभी सदस्यों को भी रिहा कर दिया।
इस योजना की जो प्रमुख बातें थी वह इस प्रकार से थी। पहला है कि अंग्रेज़ सरकार भारत के प्रमुख संप्रदायों की सहमति के बिना कोई भी परिवर्तन नहीं करेगी, और यदि भारतीय पहले जापान के विरुद्ध युद्ध में सहयोग देते हैं और तत्पश्चात भारत के पुनर्निर्माण के लिए तैयार हैं, तो अंग्रेज़ सरकार आवश्यक कदम उठाने के लिए तैयार है। दूसरा कि वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में उनके अतिरिक्त सभी भारतीयों को शामिल किया जाएगा। तीसरा, वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में मुसलमानों और सुवर्ण हिंदुओं की संख्या बराबर होगी। चौथा, वायसराय की कार्यकारिणी परिषद एक अस्थायी राष्ट्रीय सरकार के रूप में कार्य करेगी, और इन प्रस्तावों का भारत के भावी संविधान पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। यह सम्मेलन 14 जुलाई 1945 ईस्वी को असफल समाप्त हो गया। यद्यपि कांग्रेस ने कार्यकारिणी परिषद में हिंदुओं और मुसलमानों की बराबर संख्या को स्वीकार कर लिया, और ऐसा इसलिए किए ताकि वो चाहते थे कि भारत को इससे स्वतंत्रता जल्दी मिल जाएगी। किंतु जिन्ना ने कहा कि वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में जो मुसलमान प्रतिनिधि होंगे वे केवल मुस्लिम लीग के द्वारा ही मनोनीत होने चाहिए, क्योंकि मुसलमानों का वास्तविक प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था मुस्लिम लीग ही है। और इस बात को स्वीकार करने का अर्थ यह था कि कांग्रेस का राष्ट्रीय स्वरूप समाप्त हो जाता और उसका स्वरूप एक हिंदू संस्था के रूप में प्रमाणित हो जाता। इसके अलावा कांग्रेस के अध्यक्ष मौलाना अबुल कलाम आज़ाद भी वायसराय के कार्यकारिणी के सदस्य नहीं बन सकते थे। कांग्रेस भी एक दो राष्ट्रीय मुसलमानों को वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में अपने प्रतिनिधि के रूप में भेजना चाहते थे, किंतु जिन्ना इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं था, और इस प्रकार से यह योजना भी असफल हो गई, क्योंकि इंग्लैंड के जो तत्कालीन प्रधानमंत्री जो चर्चिल था वो भी मुस्लिम लीग की सहायता के बिना भारत में अस्थायी सरकार की स्थापना करना नहीं चाहता था। और इस तरह से भारत सचिव के विचार विमर्श करने के बाद लॉर्ड बेवेन ने इस शिमला सम्मेलन की समाप्ति की घोषणा कर दिया। इस सम्मेलन के असफल हो जाने का उत्तरदायित्व तो जिसके ऊपर था वो लॉर्ड वेवेल पर ही था, क्योंकि उन्होंने जिन्ना को वीरो जैसा अधिकार दे रखा था, और सम्मेलन पर विचार विमर्श करना तथा फिर यह अपेक्षा करना कि सम्मेलन सफल हो जाएगा, यह संभव नहीं था। यद्यपि यह सम्मेलन असफल हो गया, किंतु जिन्ना के प्रभाव में असीमित वृद्धि हुई और हिंदू मुसलमानों की समानता भी मुस्लिम लीग को प्राप्त हो गई। अतः भारत के विभाजन की आसार और भी प्रबल हो गए। आगे चलकर फिर जब सन 1946 ईस्वी में इंग्लैंड में आम चुनाव हुए, तब उसमें मजदूर दल विजयी हुए और एटली इंग्लैंड के नए प्रधानमंत्री बने। और फिर वायसराय लॉर्ड वेवेल के प्रस्ताव पर इंग्लैंड की सरकार ने भारत में भी केंद्रीय एवं प्रांतीय विधानसभाओं के लिए आगामी सर्दियों तक चुनाव कराने का निर्णय लिया, और इस तरह से भारत में हुए चुनाव में कांग्रेस को अत्यधिक सफलता प्राप्त हुई और 11 प्रांतों में से 7 प्रांतों में कांग्रेस के मंत्रिमंडल बने। इसी चुनाव में मुसलमानों के लिए आरक्षित सभी स्थानों पर मुस्लिम लीग की ही विजय हुई, और इस प्रकार से इन चुनावों से एक बात बिल्कुल साफ हो गई कि भारतीय मुसलमानों का प्रतिनिधित्व करने वाली वास्तविक संस्था मुस्लिम लीग ही है, और कांग्रेस का मुसलमानों पर प्रभाव कोई विशेष नहीं था। अतः पाकिस्तान बनने की मांग
और पाकिस्तान बनने की संभावना और भी बढ़ गई। धन्यवाद।